जनरल हमेशा की तरह थोड़ी सी और जनरल एंट्रीज आ रही हैं। बेसिकली जो आज अपना लेक्चर रहेगा मैं आपको बताऊं वो ये रहेगा कि मल्टीपल यूज़ ऑफ गुड्स पे। मतलब सर देखिए, अगर एक दुकानदार है वो गुड्स लाया है तो फिर सेल ही करेगा, सेल करने के लिए लाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसे सेल कर पाए। कि सर ऐसे कैसे? देखो सोचो आपकी फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, सोफ़ा कुर्सियाँ चेयर टेबल ये आप सेल करते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके घर पे 2 टेबल चाहिए तो आप घर ले जाओगे। आपका कोई एम्प्लॉय होगा वो बोलेगा सर मेरी सैलरी में से काट लो और मुझे 2 चेयर दे दो, तो आप उसे दे दोगे। कोई मांगने वाला आ गया, आपको दया आ गई, आपने एक स्टूल उठा के उसे दे दिया यूं ही। तो ये सब है गुड्स के मल्टीपल यूज़। तो अब इसकी कैसे अकाउंटिंग होगी, तो अभी इस पीपीटी में आप यही देखेंगे कि कैसे उसको डील किया जाएगा, ठीक है। पहले कुछ और एंट्रीज आएंगी। सबसे पहले मान लो ऐसा लिखा हुआ आया, गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस 40,000 फ्रॉम राजेश। आराम से हमने गुड्स परचेज किया, मन में एंट्री सोचो, हमने गुड्स परचेज किया, परचेज आएगा ऊपर, राजेश से लिया, राजेश आएगा नीचे। आंसर हो गया परचेज अकाउंट दिया टू राजेश, 10% लेस करना है, किसी को दिखाना नहीं है, चुपचाप से लेस कर देना है, तो 36,000। चलिए ये रहा आंसर, परचेज अकाउंट दिया टू राजेश 36,000। मान लीजिए लिखा है 1/4 गुड्स रिटर्न टू राजेश। अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमने गुड्स रिटर्न किया, क्या हमने सेल किया? नहीं, जिससे लाए थे उसको वापस दे दिया। तो आप ओरिजिनल एंट्री को उल्टा कर दो, हम यही कर भी रहे हैं। राजेश ऊपर आ जाएगा, परचेज नीचे आ जाएगा, लेकिन आप इसको रिटर्न की तरह दिखाओगे तो यू विल यूज परचेज रिटर्न। तो रिवर्स एंट्री ऐसे होती है, राजेश अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न। ट्रिक क्या है, या तो 36,000 का सीधा 1/4 कर दो विच इज 9,000, या आप जो 40,000 है उसका पहले 1/4 करो, 10,000 आएगा, और फिर 10% लेस कर देना तो भी 9,000 आ जाएगा। तो ये तो बच्चों वाली बात है, ठीक है सर। अगली एंट्री सुन लेते हैं, गुड्स परचेज्ड एट 10% TD एंड 2% CD फॉर कैश। आपके बाद डबल डिस्काउंट है, हमने गुड्स परचेज किया, सामने वाले ने 10% तो छूट हमें दी है, 10% का ऑफर तो है ही है, और 2% CD यानी कैश डिस्काउंट भी देगा। तो उस कैश डिस्काउंट को पाने के चक्कर में अपन ने कैश पैसा तुरंत दे दिया, तो परचेज के लिए परचेज अकाउंट DR आएगा, पैसा गया इसलिए कैश नीचे आएगा। और इस क्वेश्चन में जो दूसरा वाला डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, वो भी CR होगा, क्योंकि कैश और डिस्काउंट एक साथ चलते हैं और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अब पहले 40,000 का 10% निकालना 36,000, और उस 36,000 का 36,000 का 2% निकालना, ठीक है, जो 720 होगा। तो आंसर आ रहा है आपके सामने, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। पहले 40 में 10% लेस हो गया, 36 बच गया, उसका 2% निकाला जो 720 हो गया, और ये एक तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड है। नेक्स्ट, अब 4th और 5th को आप जोड़े से पढ़ना। 4th में लिखा है कैश गिवन अवे एज चैरिटी, और 5th में लिखा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। पहले आपने 5,000 रुपये कैश किसी को डोनेट कर दिया, कोई आपसे मांगने आ गया, आपने 5,000 की रसीद कटवा दी, 5,000 उसको दे दिए, तो कैश गया, कैश आएगा नीचे, चैरिटी आएगा ऊपर। तो आंसर हो गया चैरिटी अकाउंट DR टू कैश। फिर 10,000 का आपने सामान भी दे दिया, सामान भी दे दिया, तो अब आपका यहाँ पे गुड्स गया, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका गुड्स गया। आप खुद से पूछना कि ये जो हमने गुड्स दिया क्या ये सेल है? जवाब आएगा सर ये सेल नहीं है। तो अब आपको नीचे यहाँ लिखना पड़ेगा परचेज, ऊपर आएगा चैरिटी, नीचे आएगा परचेज। ओके, पहले मैं आंसर बताता हूँ आपको। उसका आंसर तो हुआ चैरिटी टू कैश, और इसका आंसर हुआ चैरिटी टू परचेज। अब आपका दिमाग यूं खराब होगा कि सर परचेज तो DR होता है, परचेज का मतलब होता है माल खरीदना, हमने यहाँ माल खरीदा थोड़ा ना है, हमने तो माल दे दिया। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब आपने माल खरीदा था तब आपने परचेज को DR किया, तब आपने माल को आने दिया। अब आप माल को जाने दो, माल को जाने दो, यानी परचेज के नाम से उसे एंट्री दी थी, परचेज के नाम से उसे एग्जिट दो। रिपीट, परचेज के नाम से उसे आने दिया था, परचेज के नाम से जाने दो। ये हजम नहीं होगा अभी, लेकिन हजम करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज, ठीक है। और मैं मौके देता हूँ आपको, देखिए 6th और 7th को जोड़े में पढ़िएगा। कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। 1,000 रुपये कैश ओनर ने निकाला, दुकान में से 1,000 रुपये से निकाला, कैश गोज, तो कैश आएगा नीचे, ऊपर आएगा ड्राइंग। ये तो आंसर सिंपल है, ड्राइंग्स टू कैश। क्या होगा अगर उसने दुकान से सामान ले लिया तो? क्या ये सेल है? नहीं, ये सेल नहीं है, तो सेल तुम लिख नहीं सकते। अब यूं याद कर लो कि सेल नहीं लिख सकते तो परचेज लिख देना, अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक नए हो। सेल नहीं लिख सकते तो परचेज लिख देना, परचेज आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा ड्राइंग्स। तो आंसर होगा ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज।
अब इस एंट्री को थोड़ा जोड़े से याद करो, अगर कैश निकालेगा तो कैश गोज और गुड्स निकालेगा तो गुड्स गोज। गुड्स लिख नहीं सकते, सेल लिख नहीं सकते, रिटर्न लिख नहीं सकते, तो लिखोगे क्या? परचेज। कि सब परचेज क्यों लिखेंगे? क्योंकि परचेज के नाम से ही गुड्स की एंट्री हुई थी, परचेज के नाम से ही वापसी होगी। ठीक है, 100 ग्राम समझ में आ गया। और सुनते हैं, कैश स्टोलन गुड्स स्टोलन। आपकी तो किस्मत इस क्वेश्चन में खराब है, आपका कैश चोरी हो गया। कैश चोरी हो गया तो कैश गया, तो कैश तो आएगा नीचे, और ऊपर बोलेंगे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, तो आंसर आएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू कैश। और अगला आंसर आप बना चुके हो, ये गलती से लॉस बाय फायर प्रिंट हो गया है, ये लॉस बाय थेफ्ट है ना, चोरी हुआ है। और इसके बाद नीचे लिखा है गुड्स स्टोलन। आपके बार क्या हुआ? आपका सामान चोरी हो गया, तो मैं पूछूंगा सेल है क्या? नहीं है, तो सेल नहीं लिखना, परचेज लिखना है थोड़ी देर के लिए। तो अब इसका आंसर हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। इसमें भी मिसप्रिंट हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, ओके कर लेना बाद में। नेक्स्ट, फायर अकर्ड एट शॉप, कैश बर्न्ड। दुकान में आग लग गई और कैश आपका जल गया, तो कैश गया, कैश आएगा नीचे और लॉस बाय फायर आएगा ऊपर। ठीक है, लॉस बाय फायर आएगा ऊपर। और अगली एंट्री में दुकान में आग लग गई और माल जल गया, माल जल गया, क्या ये सेल है? नहीं है, तो आपको परचेज लिखना है, ऊपर आएगा लॉस बाय फायर टू परचेज। ठीक है, चलिए हो गया है। और कुछ बचा है क्या? हाँ, 3 एंट्री और है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने लोगों को फ्री में सामान खिला दिया। कि सर क्यों? अरे सपोज करो आपकी कोई सुपारी का काम आपने शुरू किया, कोई सुपारी बनाना आपने शुरू किया। अब आप क्या करोगे? पहले ग्राहक को टेस्ट कराओगे, टेस्ट कराने के लिए आपने पाउच लोगों को फ्री में दे दिए, तो क्या हुआ? गुड्स गया। क्या ये सेल है? नहीं है, बस। अब सेल नहीं है ना, तो परचेज लिख दे, परचेज लिख दे, ऊपर आ जाएगा फ्री सैंपल। तो आंसर हो गया फ्री सैंपल अकाउंट डीआर टू परचेज। और यू कैन राइट एडवर्टीजमेंट, बिकॉज आप ये एडवर्टाइज कर रहे हो, प्रमोशन का एक तरीका है। गुड्स गिवन अवे इन ल्यू ऑफ सैलरी, आप सोचो कि आपका एक नौकर है, आपके पास काम करता है, आपकी दुकान है, तो आप उसने कहा कि सर मुझे पैसे मत दो, आप मुझे थोड़ा सामान दे दो दुकान से, तो आपने गुड्स उसको दे दिया। और ये भी मान लेते कि भाव का भाव में दे दिया, जिस भाव पे अपन लाए थे, जिस रेट पे लाए थे उसी रेट पे दे दिया, अपना ही बंदा है, उससे क्या कमाना। तो आपने माल दे दिया, तो इसे आप सेल्स नहीं कह सकते। कुछ कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये सेल है। सेल कह सकते हैं अगर आपने उसमें मार्जिन कमाया हो, अगर आपने उसमें प्रॉफिट मेकिंग करी है तो उसे सेल बोलेंगे, और आपने भाव का भाव में उसे दे दिया तो फिर उसे सेल नहीं कहेंगे। परचेज आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा सैलरी, आंसर होगा सैलरी अकाउंट डीआर टू परचेज। कल तक आप क्या करते थे? सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि आपका कैश जाता था, अब आपका माल जा रहा है। आज की पूरी पीपीटी में हमारा माल जाता जा रहा है, और लास्ट में जो कमाल हो गया लिखा है गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। कि सर ये कैसे हुआ? सोचो आपके एक वुड मर्चेंट हो, आप एक लकड़ी के व्यापारी हो, टिम्बर मर्चेंट, आप लकड़ी के बोर्ड बेचते हो। अब आपने क्या किया? एक सोफ़ा, दरवाज़ा वगैरह, टेबल वगैरह खुद के लिए बनाया। अब आप इतने बड़े टिम्बर मर्चेंट हो, तो आप लकड़ी या बोर्ड बाहर से ढूंढ लोगे, अपनी ही दुकान का टिम्बर आपने यूज़ किया, गुड्स गया, गुड्स गया, क्या ये सेल है? नहीं, तो गुड्स गया में परचेज आएगा नीचे, ऊपर आएगा फर्नीचर, तो आंसर हो गया फर्नीचर अकाउंट डीआर टू परचेज। पूरी पीपीटी बहुत टफ रही, 2 बार 3 बार सुननी है, अच्छे से याद करना है, फ्री क्वेश्चनों पे जाना। ठीक है, हो गया है, चलिए ओके, थैंक यू। फिर मैं आपको रूल समय समझाता हूँ। आइए, क्वेश्चन 10, पास जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अदर यूज ऑफ गुड्स। बेसिकली जो अपन टॉपिक कवर करना चाहते हैं वो ये है कि अगर गुड्स को हम सेल नहीं करते, उसे अदरवाइज यूज़ करते हैं, तो कैसे वो अकाउंटिंग होगी। गुड्स वर्थ यानी कीमत, गुड्स वर्थ 2000 वर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो यहाँ पे गुड्स किसने यूज़ किया? ओनर ने। सोचो ये दुकान है और ये दुकान के ओनर है, इन्होंने दुकान में खूब सामान भरा है। अब अगर इनको अपने घर के लिए सामान चाहिए तो बट ऑब्वियस है कि ये कहीं और से क्यों लेंगे। अगर इस ओनर को सामान चाहिए तो ये क्या करेगा? सामान दुकान में से निकालेगा। तो अकाउंटेंट को क्या समझ, यानी अपन अकाउंटेंट हैं, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि दुकान का माल ओनर लेके जा रहा है। आई रिपीट, दुकान का माल ओनर लेके जा रहा है। ओनर इज द रिसीवर, ओनर इज द रिसीवर। तो दिमाग में आ सकता है ओनर अकाउंट डीआर, बट हम ओनर नहीं लिखते, हम लिखते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर। 2, वो क्या ले जा रहा है?
गुड्स, तो हम गुड्स की प्लेस पे लिखते हैं परचेजेस, गुड्स के प्लेस पे लिखते हैं परचेजेस। जब गुड्स आता है ना तो भी हम गुड्स अकाउंट नहीं बनाते हैं, आप यूँ याद कीजिए, जब गुड्स आता है तो हमने गुड्स अकाउंट नहीं बनाया था, परचेज अकाउंट बनाया था। तो जब गुड्स जाएगा तो भी परचेज अकाउंट ही यूज़ करेंगे। इन अदर वर्ड्स, जिस नाम से वो आया था उसी नाम से उसकी वापसी होगी। ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू परचेजेस, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग 4000, सेलिंग प्राइस 5000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल टू कस्टमर्स। वेल, कस्टमर क्या, एक दुकानदार क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए कभी कभी फ्री में सैम्पलिंग करता है, यानी फ्री में लोगों को खिलाता है, भाई साहब आप खा के देखो एंड ऑल। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, गुड्स इज गोइंग आउट, गुड्स आपका गया तो परचेज तो वापस नीचे आएगा। और फ्री सैंपल एक तरह का आपका एक्सपेंस है, यू कैन से एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे टीचर एडवर्टाइजिंग लिखते हैं, फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब बात यह है कि वो जो माल हमने फ्री में लोगों को खिलाया उसकी कॉस्ट वैल्यू थी 4000 और उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 5000। यानी अगर हमने उसे पैसे लेकर बेचा होता तो शायद 5000 में बेचते, बट अभी तो वो माल 4000 का ही है, उसकी इनकमिंग भी 4000 पे हुई है, तो आपको एंट्री भी 4000 से ही करनी है। ओके, तो फ्री सैंपल टू परचेज। नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वेल, दुकान में आग लग गई, नुकसान हो गया, सारे लॉसेस डीआर होते हैं, तो लॉस बाय फायर डीआर होगा। और आप ध्यान से देखना कि आग में क्या जला, क्योंकि कैश भी जल सकता है, फर्नीचर भी जल सकता है। इन्होंने बोला गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो आपका गुड्स गया, तो आपको नीचे परचेजेस लिखना है। कि सर आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि गुड्स को हम सेल करते हैं इसलिए तो गुड्स जाता ही है, बट देयर आर न्यूमरस रीज़न जिस वजह से आपका गुड्स जा सकता है। जैसे अभी में हमने 3 देख लिए। हो सकता है गुड्स को ओनर उठा के ले जाए, हो सकता है गुड्स को हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हो सकता है माल में आग लग जाए, तो माल वेरियस रीज़न से जा सकता है। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 1000, सेलिंग प्राइस 1200 वर गिवन फॉर चैरिटी पर्पस। वेल, आपका बहुत एक अच्छा नेचर है, कोई आपसे मांगने आया, मान लीजिए कोई धर्मशाला वाले या मंदिर वाले कुछ मांगने आए, तो आपने उठा के चीज़ दे दी। वो चीज़ जो हम शायद 1200 में बेचते और वो चीज़ जो हमारे 1000 रुपये में आई हुई है, हमने उसे कहा ले जाओ, तो वापस से आपका गुड्स गया। कॉन्सेप्ट एक ही है, जब गुड्स हमने परचेज किया था तो भी हमने परचेज के नाम से ही उसे एंटर किया था, अब परचेज के नाम से ही उसे जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो परचेजेस नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा चैरिटी। यू कैन राइट चैरिटी और यू कैन राइट डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इन सब कामों में अगर आप कैश देते, तो कैश नीचे आता, बट अभी गुड्स गया तो परचेज आएगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर कैश 4000 एंड चार्ज 400 एज सेल टैक्स। हमने गुड्स सेल किया और कैश पे सेल किया, तो कैश कम्स, तो कैश अकाउंट डीआर होगा टू सेल। ये तो बहुत कॉमन एंट्री है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो सेल टैक्स है वो लगातार इवॉल्व हो रहा है। जैसे पहले कभी इसे सेल टैक्स कहते थे, फिर वैट कहने लग गए, और अब नाउअडेज अपन इसको जीएसटी कह रहे हैं। ठीक है, जीएसटी पे हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। अभी गुड्स हमने सेल किया तो 4000 का तो सेल है, और अगर आपको सेल टैक्स वर्ड लिखा है यू कैन राइट सेल टैक्स। अगर वैट वर्ड गिवन है यू कैन राइट वैट, और आज की भाषा में देखें तो इसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। अगेन फिर जीएसटी में टाइप होते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, तो इस पर मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आपका सेल हुआ है और हमारे पास टोटल 4400 आया है। कैश कम्स, कैश डीआर करेंगे, गुड्स जा रहा है सीआर करेंगे, और ये जो सेल टैक्स वगैरह सीआर होता है इसका सही रीज़न है इट्स अ लायबिलिटी। कि सर लायबिलिटी कैसे? ये पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है तो इट्स अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का नेचर सीआर होता है। और बात करते हैं,
बोरोड 25,000 फ्रॉम विजया बैंक, हमने बोरो किया मतलब उधार लिया, ये एक बैंक का नाम है। वेल जब आप लोन के लिए फाइल लगाएंगे, उनसे परमिशन मांगेंगे, तो अगर आपका लोन पास हो गया तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आई एम सेइंग दैट कि अगर आपका लोन पास हो गया तो आप लोगों को कैश नहीं मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और नीचे आपको बैंक लोन लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन लिखना है और ये एंट्री 25,000 से होगी बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन। नेक्स्ट बैंक्ड, ये जो वर्ड है इसमें बेसिकली बैंक प्लस ईडी है। इसका मतलब ये है कि हमने बैंक में जमा कराया तो आपका कैश गया, कैश इज गोइंग आउट। बाय द वे अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हैं तो इससे पहले हमने कुछ वीडियोस जनरल पे और बना रखे हैं जहां हमने बहुत धीरे धीरे समझाया है कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो कैश गोज, बैंक बैलेंस ऊपर चला जाएगा, जब भी बैंक ऊपर जाता है तो डीआर होगा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। चलिए थोड़ा सा और है। नेक्स्ट इज बॉट शेयर्स ऑफ एस्कॉर्ट लिमिटेड फॉर 15,000 एंड पेड 1% एज ब्रोकरेज। अब के बार हमने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं मीन्स हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली हमारा कैश गया तो कैश तो लिखेंगे नीचे, और हम जो कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो खाली इन्वेस्टमेंट लिखें और क्लियर लिखना चाहें तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिखें, और क्लियर लिखना चाहें तो कंपनी का नाम लिखें। तो इस तरह से आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, आपका कैश गया है, 15,000 का ट्रांजैक्शन है और 1% हमने ब्रोकर को दिए 150 रुपये। तो टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 15,150। टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,150। मेन समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट और ब्रोकरेज को आप अलग अलग डेबिट नहीं करेंगे। ओके, थोड़े और देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 20,000। हमें डेप्रीसिएशन लगाना है। देखिए अकाउंटेंट को याद रखना होता है कि पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन जनरली होते हैं वो तो रिकॉर्ड करने ही है, एट द ईयर एंड उसे डेप्रीसिएशन भी लगाना है। डेप्रीसिएशन डीआर करना है क्योंकि ये भी बेसिकली एक्सपेंस है। एक्सपेंस कैटेगरी के जो भी होते हैं वो सब डीआर होते हैं। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डीआर करना है, नीचे फर्नीचर आ जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं फर्नीचर गया, बट दैट इज नॉट द करेक्ट रूल कि फर्नीचर गया। फर्नीचर की वैल्यू डाउन चली गई। फर्नीचर जिसका बेसिक नेचर डेबिट होता है वो कम हो गया। तो आपको ये एंट्री 2,000 से करनी है कि सर 20,000 लिखा है ना, नहीं 20,000 का तो फर्नीचर है, हमें उस पर 10% चार्ज करना है ना, तो 20,000 का 10% 2,000 होगा। नेक्स्ट इज विड्रू फ्रॉम बैंक 3,000 of which 1,000 were used for personal purpose। वेल इन्होंने बैंक से पैसा निकाला। वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक बैलेंस आ गया नीचे, तो बैंक आ गया नीचे। ऊपर आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, कैश अकाउंट डीआर लिखना है अगर हमने पैसा ऑफिस के लिए निकाला, और ड्राइंग्स लिखना है अगर पैसा ओनर ने अपने लिए निकाला। तो इसने देखो 3,000 निकाले हैं, इसमें से 1,000 उसने पर्सनल यूज में लिए हैं और बाकी का 2,000 उसने दुकान पे लाया या ऑफिस पे लाया। तो इस तरह की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक। ऑलमोस्ट लास्ट एंट्री परचेज द हॉर्स फॉर बिजनेस। हमने एक एनिमल परचेज किया, उसके चक्कर में व्हाट हैपन्स, एनिमल कम्स कैश गोज। तो कैश आपका गया और एनिमल के लिए आप लिखेंगे ये वर्ड लाइव स्टॉक। तो एंट्री बनेगी लाइव स्टॉक अकाउंट डीआर टू कैश। तो ये एंट्री 6,000 से हो जाएगी। वेल एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, इनको हम बायोलॉजिकल असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। यानी वो असेट
वो असेट जिसमें एक लाइफ होती है उसको अपन बायोलॉजिकल असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पे जो एनिमल ही उनके लिए असेट है, उसी से वो कमाते हैं। ओके, तो लाइफ स्टॉक टू कैश। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जब भी गुड्स आपका जाएगा, सेल नहीं, सेल के अलावा अदर देन सेल अगर आपका गुड्स गया तो आपको परचेज लिखना है। ओनर ले गया तो ड्राइंग टू परचेज, फ्री में बांट दिया फ्री सैंपल टू परचेज, माल जल गया लॉस बाय फायर टू परचेज, और अगर डोनेट कर दिया जो चैरिटी टू परचेज। बाकी ये सब पुराने ट्रांजैक्शन है जो हमने पिछले वीडियोस में भी कवर कर लेते। चलिए ओके, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक एंड गुड्स। एक मोहन करके ओनर होते हैं, उन्होंने दुकान में पैसा लगाया, अकाउंट खुलवाया और गुड्स भी उनके पास होगा वो उन्होंने लगाया। ऑल दीज कमिंग टू द बिजनेस, ये सब आ रहा है। देखो ये पर्सन है, ये दुकान है, कल तक नहीं थी दुकान, इसने दुकान में ये सब लगाया, तो जो भी दुकान में आ रहा है वो सब डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक, यहां आप स्टॉक वर्ड लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल का सीआर नेचर होता है, ये आपको याद रखना है, और आप इन सबको ऐड करेंगे 20,000, 30,000, 50,000, ये सब मिला के 1 लाख होता है, इसे कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट, बॉट मशीनरी फ्रॉम अनिल, हमने अनिल से मशीन लिया, एंड पेड 3,000 टूवर्ड्स कैरेज एंड 2,000 टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन चार्जेस। बेसिक बात, हमने मशीन परचेज की तो मशीन कम्स, मशीनरी कम्स, और नाम आया है तो अनिल इज द गिवर, और हमने पेमेंट किया है 3,000 रुपये और 2,000 रुपये, तो हमारा कैश गया। इसका आंसर बनेगा बेटा मशीनरी अकाउंट डीआर। आपकी जो मशीन की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हो जाएगी 30, 33 एंड 2 35,000, तो मशीन अकाउंट डीआर 35,000 टू अनिल से ली है, अनिल इज द गिवर, तो अनिल को आप क्रेडिट करेंगे। कैश गोइंग आउट, कैश को सीआर करेंगे, कैश आपका 5,000 गया और यहाँ 30,000 आएगा। आंसर इज मशीनरी अकाउंट डीआर टू अनिल टू कैश। इसमें एक वीडियो हमने बना रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो मशीन पे जो खर्चा होता है वो रूटीन एक्सपेंस नहीं होता, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और मशीन को लाते समय जो भी आपका पैसा लगा, जैसे आप मशीन को गाड़ी में लग के लाए तो गाड़ी वाले को दिए, और मशीन को इंस्टॉल किया। जैसे आप घर में एसी लाएंगे तो एसी यूज़ कैसे करेंगे, एसी पहले इंस्टॉल होगा, उसी तरह मशीन आप यूज़ कैसे करेंगे, पहले वो इंस्टॉल होगा, तो उसका जो पैसा होगा वो भी मशीन के अंदर ऐड होगा। तो खास बात यह है कि ये कैरेज और इंस्टॉलेशन ये आपको अलग नहीं दिखाना, इसको आपको मशीन की कॉस्ट में शामिल करना है, ये सीखने वाली बात है। आगे है परचेज्ड गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड 1,000 कैरेज चार्जेस। अब के बाद हमने सामान परचेज किया, आए दिन हम सामान परचेज करते हैं और उस वजह से भाड़ा भी दिया, तो कैश गया, तो कैश लिखा मैंने नीचे। जब भी आप परचेज करते हैं तो परचेज डीआर होता है, और आपने जो गाड़ी वाले को दिया ये आप अलग से लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, पहले आपने इसमें मिक्स कर दिया, अब आप अलग लिख रहे हैं। देखिए, गुड्स हम रोज़ परचेज करते हैं, गुड्स पे जो हमारा खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उससे रिलेटेड जो भाड़ा है वो रोज रोज लगता है, तो हम रोज इसे अलग लिखेंगे। ये जानना चाहते हैं कि हम कितना भाड़े पे दे रहे हैं, जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कितना सामान परचेज किया, तो गाड़ी वाले को कितना दिया टोटल इन द ईयर, वो भी हम जानना चाहेंगे। तो अभी अपन ने कैरेज को सेपरेट लिखा, लेकिन जब आप कोई असेट परचेज करते हैं, जब कोई आप असेट परचेज करते हैं तो एक्सपेंसेस को इसके अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 AS 10 जो है
जो कि फिक्स्ड असेट्स के बारे में बताता है, वो ये कहता है एक्सपेंसेस अप टू यूजेबल कंडीशन, मतलब जब तक कोई चीज़ यूज़ करने जैसी नहीं हो जाती तो उसे यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा होगा वो सब इसमें ऐड होगा। तो ये दोनों पॉइंट हेड टू हेड आप देखिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, रिसीव्ड एडवांस 5000 फ्रॉम सुमित अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर 30,000। अब सुमित ने हमें ऑर्डर किया, केवल इतनी बात होती कि ऑर्डर मिला तो मैं कह देता नो एंट्री, बट हमें साथ ही साथ एडवांस मिला तो कैश इज कमिंग टूवर्ड्स अस, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू सुमित, सुमित इज द गिवर, तो कैश आया, आपको केवल 5,000 लिखना है और एंट्री करनी है कैश टू सुमित। नेक्स्ट, सप्लाइड गुड्स टू सुमित, सुमित ने पिछले पॉइंट में हमें ऑर्डर किया, अब हमने उसे गुड्स सप्लाई किया, इसे सेल्स कहा जाएगा, सेल CR होता है और सुमित ऊपर आएगा, सुमित अकाउंट DR टू सेल्स, और जहां एंट्री 30,000 से होगी उसने जितना ऑर्डर प्लेस किया था वो ऑर्डर हम सर्व करेंगे, सुमित अकाउंट DR टू सेल्स एंट्री होगी। नेक्स्ट, सुमित पेड 24,500 एंड क्लियर्ड हिज अकाउंट, सुमित ने हमें 24,500 दिया और अपना अकाउंट साफ कर दिया। देखो, हमने उसे 30,000 का सामान दिया, 30 में से 5,000 तो हो गए एडवांस और बैलेंस बचा 25,000, लेकिन उसने 25,000 हमें पूरा नहीं दिया, उसने हमें 24,500 दिया, तो कैश आया, हाँ सर, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, ये हमें समझना पड़ेगा, और सुमित का नाम नीचे आएगा, कैश के सामने 24,500 आएगा, डिस्काउंट के सामने 500 आएगा, सुमित के सामने 25,000 आएगा, कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू सुमित होगा। नेक्स्ट, बॉट गुड्स, हमने सामान खरीदा सुनील से जिसकी लिस्ट प्राइस है 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज DR होगा, और परचेज हमने जिनसे किया है वो जो सप्लायर हैं जिनका नाम सुनील है, तो सुनील इज द गिवर, तो सुनील को CR करेंगे, तो परचेज अकाउंट DR टू सुनील, हमने जो सामान खरीदा है वो 40,000 का है, इसमें से 10% माइनस हो जाएगा और पीछे 36,000 आएगा, तो 36,000, ठीक है जी। सुनील के क्रेडिट होने के 2 रीज़न है, या तो आप ये सोचो कि सुनील ने हमें गुड्स दिया तो सुनील इज द गिवर, ये सोच भी है, और रियल आप एडवांस अप्रोच देखेंगे या कहें मॉडर्न अप्रोच देखेंगे तो जिन्होंने हमें माल दिया है, जिन्होंने हमें सामान दिया है वो है क्रेडिटर, और क्रेडिटर का नेचर होता है CR, तो परचेज टू सुनील 36,000, है ना। मैं एक सेपरेट वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताऊंगा कि पुराने ज़माने में एंट्री करते समय कैसे सोचते थे और कहें मॉडर्न अप्रोच में कैसे सोचा जाता है, और सुनते हैं। सोल्ड, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोल्ड हाफ गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील टू कृष्ण टू अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। वेल, अभी हमने सामान परचेज किया, वो था 36,000 का, अब हमने इसे सेल कर दिया आधा, इसमें से हमने आधा गुड्स सुनील वाला आधा गुड्स सेल कर दिया, सेल किया कृष्ण को, तो गुड्स जा रहा है। जब भी हम सेल करेंगे तो सेल CR होता है, ऑलवेज रिमेंबर। सेल हमने कृष्ण को किया, अब ऑब्वियस ही बात है एक प्राइस होगा, तो 36,000 तो है पूरे माल की कॉस्ट, तो आधे माल की कॉस्ट हुई 18,000 रुपये, और मैं चार्ज करूंगा प्रॉफिट 20%, तो 20% प्रॉफिट हम चार्ज करेंगे, और इस तरह से 21,600 में आप उसे सेल करेंगे। ये सेल की एंट्री है, इसमें आपको प्रॉफिट अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सारे रूल्स अभी दोबारा बोलूँगा, आप ध्यान से सुनते रहिए।
इसके बाद बैंक चार्ज 400 एज इंटरेस्ट एंड 100 टूवर्ड्स चार्जेस। बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, बैंक ने चार्जेस काटे, तो बैंक बैलेंस गया नीचे। बैंक से हमने लोन लिया होगा और बैंक सर्विसेज देता है, तो बैंक ने चार्जेस काटे हैं, बैंक गया नीचे। ऊपर आ जाएगा बैंक इंटरेस्ट डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट। हमने एक पूरी वीडियो बनाई है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उसमें हमने बताया है कि बैंक डीआर में कब लिखते हैं और सीआर में कब लिखते हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपने पहले नहीं देखी है तो। 400, 100, 500। अगर आपको कैश के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि कैश डीआर सीआर कब होता है और बैंक डीआर सीआर कब होता है, तो आपकी 80% एंट्रीज कवर हो जाती है। लास्ट है गॉट वीपीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू पेएबल पार्सल फॉर गुड्स। 1000 का माल मान लीजिए आपने अमेज़ॉन से मंगाया, फ्लिपकार्ट से मंगाया, आपने सामान मंगाया, तो आपका कैश गया। जैसे ही वो पार्सल आएगा तो आपको वैल्यू पे करनी है, एक पार्सल जिस पे वैल्यू पे करनी है और उस पार्सल को छुड़ाना है। तो कि सर हम क्यों मंगाएंगे? कई बार दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार, कोई आइटम जो उनके पास अवेलेबल नहीं होता और कस्टमर की डिमांड होती है, तो अपन किसी भी चैनल के थ्रू मंगा सकते हैं परचेजेस टू कैश। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ रूल बताता हूँ। जब भी बिजनेस स्टार्ट करने की बात आती है ना, तो कैपिटल आता है और कैपिटल सीआर होता है। जब भी आप कोई मशीन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह खरीदेंगे तो वो डीआर होगा, उसको लाने में जो पैसा लगेगा या उसके इंस्टॉलेशन में जो पैसा लगेगा वो उसमें ऐड होगा। अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं उस समय जो कैरेज वगैरह लगता है तो उसे आप ऐड नहीं करेंगे, उसे आप अलग से लिखेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? मशीन एक असेट है और परचेज वगैरह तो रेवेन्यू आइटम है, रूटीन आइटम है, उसको आप अलग से लिखेंगे। कैश जब जब आएगा तो कैश को डीआर करेंगे। जैसे एडवांस आया तो आपको केवल एडवांस की एंट्री करनी है, ऑर्डर की एंट्री नहीं करनी। जब आप सप्लाई करेंगे तो सेल की एंट्री चढ़ाएंगे। फिर आप देखेंगे कितना बैलेंस बचता है। एडवांस को एडजस्ट करने के बाद 25,000 बचा, उसमें से हमें 24,500 मिल गया और ये लिखा है कि अकाउंट क्लियर हो गया, तो बाकी का 500 डिस्काउंट माना जाएगा। फिर हमने परचेज़ किया, उसमें रूल ये था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। एक वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को भी एक्सप्लेन किया है, परचेज टू सुनील। फिर इसमें से आधा माल अपन ने सेल कर दिया, लेकिन सेल करते समय हमने अपना मार्जिन ऐड किया, तो आपको मार्जिन अपना ऐड करना है, ठीक है। बैंक अगर चार्जेस काटेगा या इंटरेस्ट काटेगा तो बैंक बैलेंस गोज डाउन, तो बैंक आएगा नीचे। और कभी आप कोई पार्सल मंगाते हैं किसी प्लेटफॉर्म से और आप पैसा देते हैं तो कैश जाएगा परचेजेस टू कैश। ओके, अब मैं लास्ट में आपको अपील करना चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को देखिए। अगर आप कन्विंस होते हैं, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकते हैं तो आप प्लीज़ उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू।